चैप्टर नंबर 118। यहाँ विलियम को अभी नहीं पता कि क्वेंगफेंग क्या कर रहा है। वो अब भी अपनी दोस्त की तरफ देखते देखते रोते रोते कहता जाता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बिग आई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। पर तभी उसके ऊपर गोल्डन लाइट साइन करने लगती है। ये देख के कंफ्यूज जाता है और वो जब सामने देखता है तो वहीं क्वेंगफेंग बिना किसी इमोशंस के अपनी सारी पावर रिलीज करते हुए अपनी जजमेंट स्वॉर्ड लेके सीधा इन्हीं लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगा था। ये देख के विलियम घबराने लग जाता है और वो अपनी कांपती आवाज में कहता है मास्टर आप क्या कर रहे हो। इस वजह से वो काफी ज्यादा पैनिक करने लगा था और वो तुरंत ही अपने हाथ फैला के बिग आइस के सामने आ जाता है और चिल्लाता है क्या आप बिग आइस को मारना चाहते हो, वो कुछ भी अच्छा ड्रॉप नहीं करेगी। पर क्वेंगफेंग अपनी तलवार एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटाता, वो फुल स्पीड में इसी की तरफ भागते हुए आगे बढ़ने लगता है। विलियम चिल्लाता जाता है प्लीज प्लीज रुक जाओ, पर क्वेंगफेंग बिना कुछ बोले सीधा इसी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देख के विलियम काफी ज्यादा घबराने लग जाता है, वो कांपते कांपते चिल्लाता है नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ। पर इसे देख के ऐसा लग रहा है कि क्वेंगफेंग की तो सटक चुकी है। वो बिना किसी जवाब दिए सीधा फुल स्पीड में इसी की तरफ आगे बढ़ता जाता है और अपनी जजमेंट की अथॉरिटी को रिलीज करते हुए अपने अटैक को लॉन्च करता है। लोहे से लोहे टकराने की आवाज गूंज उठती है और बिग आइस के आसपास बनी सारी की सारी चेन्स वहीं टूट जाती हैं। ये सीन देख के विलियम काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। इसकी वजह से वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलते, इवन उसके आंसू भी वहीं थम जाते हैं। वो बस अपना मुंह फाड़ फाड़ के इस सीन को देखता रह जाता है। सामने की चेन्स के टूटने के बाद आसपास की सारी चेन्स एक साथ ही टूटने लग जाती हैं। इसकी वजह से अब पूरी की पूरी सील डिसॉल्व हो जाती है। ये देख के यहाँ विलियम एकदम से चीख उठता है क्या जंजीरें, सारी जंजीरें गायब हो गई और वो सील पूरी टूट चुकी है। ये आपने कैसे किया। ये सुन के अब क्वेंगफेंग अपने होश में आता है और इन लोगों को जवाब देने लगता है कि मैंने अपने ओरिजिनल बेसिक वेपन से इन जंजीरों पर अटैक करके देखा और हैरानी की बात है कि वो सच में काम कर गया। तो अब सील टूट चुकी है तो वो अब ठीक होगी। तभी बिग आइस अपनी आंखें खोलती है और वो पूरी तरह से रिफ्रेश नजर आ रही थी। उसकी सारी इंजरी सील हो चुकी हैं और वो अपनी आंखें खोलती है। वो कहती है हाँ विलियम, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी विलियम एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और काफी खुशी के साथ चीख उठता है बिग आइस ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम ठीक हो गई। तभी बिग आइस इसकी तरफ घूरते हुए थोड़ी गहरी आवाज में इससे पूछती है कि तुम अर्थलिंक्स के सर्वेंट कब से बन गए। इसकी ये टोन सुन के विलियम के पसीने छूटने लग जाते हैं और वो हड़बड़ाते हुए बताता है कि ये कोई ऑर्डिनरी अर्थलिंग नहीं है, उसने तुम्हें बचाने के लिए अभी ये सील भी तोड़ दी। तभी वो एमसी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि बिग आइस तुम्हें हमारे साथ ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर हम मास्टर शैडो के साथ होंगे तो हम जो भी ट्रेजर चाहें हम वो जरूर हासिल कर पाएंगे। ये सुन के बिग आइस एमसी को घूरते हुए कहती है कि ठीक है तो जरा मुझे देखने दो। फिर वो अपनी किसी स्किल का इस्तेमाल करती है जिससे शैडो का सारा डाटा उसकी आंखों के आगे ही डिजिटलाइज होके आ जाता है। ये देख के वो कहती है ओह तो ऐसा है, इसके पास अर्थ पर किसी भी इंसान को मिलने वाला सबसे बेस्ट गियर एक्यूप है। फिर एकदम से वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और चिल्लाता है कि और इसके पास लगभग सारी की सारी ही स्किल मिथिकल लेवल की हैं। फिर इसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है, वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ के बस एमसी को घूरती रह जाती है और वो थोड़ी कांपती आवाज में कहती है ये इसके पास एंशिएंट गॉड्स की अथॉरिटी है। पर बिना परमिशन के शैडो के ऊपर स्किल का इस्तेमाल करने की वजह से शैडो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए इसी की तरफ घूरने लगता है। पर अरिस्टोटल इस समय थोड़ी समझदारी वाली बात कर देती है और एमसी के पास नोटिफिकेशन आती है कि एक एपिक लेवल का एनपीसी अरिस्टोले द आई ऑफ नॉलेज ने अपनी मर्जी से आपके आगे सरेंडर कर दिया है। क्या आप उसे अपनी गिल्ड शैडो के एक्सक्लूसिव एनपीसी के रूप में इंक्लूड करना चाहते हैं। ये देख के एमसी एक पल के लिए शांत हो जाता है और एक गहरी सांस भरते हुए इसके लिए एग्री कर जाता है। इसके एग्री करते ही बिग आई के आसपास एक अजीब सी लाइट चमकती है, उसके नीचे एक फॉर्मेशन ग्लो होती है और अगले ही पल वो पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। क्वेंगफेंग के पास नोटिफिकेशंस आने लगती हैं। अरिस्टोले आई ऑफ नॉलेज करंट एप्लीकेशन गिल्ड शैडो। इसका बेसिक फंक्शन ये है कि ये एक तरह का बफ दे सकता है जो मॉन्स्टर किलिंग के एक्सपीरियंस में 100% ऐड कर सकता है। ये बफ 3 घंटे तक चलता है और ये एक दिन में एक ही बार यूज हो सकता है और इस बफ के लिए 2 इयर्स की लाइफ स्पैन कंज्यूम होती है। इसके अंदर एडवांस फीचर्स भी हैं जिनकी मदद से ये 8 ट्राइग्राम फॉर्मेशन को सेटअप कर सकता है और साथ ही साथ काउंटर अटैक बैरियर को भी सेटअप कर सकता है। पर इन्हें सेटअप करने के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट में लाइफ स्पैन की जरूरत पड़ती है और इसके अंदर कुछ एडवांस फंक्शंस भी हैं। पहला है ये लाइफ स्पैन कंज्यूम करके कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन का पता लगा सकती है। इसी फंक्शन के नीचे लिखा है फ्रेंडली रिमाइंडर, थोड़ी समझदारी से इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन खोद के निकालें, क्योंकि एनपीसीज को सब कुछ नहीं पता। फिर बिगाई के ऊपर ही यहाँ शैडो की गिल्ड का ही सिंबल सा बन चुका था। देन वो पूरी तरीके से लॉयल एक्ट करते हुए अपना सर झुकाती है, अपनी आंख झुकाते हुए कहती है कि मास्टर शैडो, मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। अगर किसी भी चीज में मेरी मदद की जरूरत हो तो बिना किसी झिझक के मुझे बताइएगा। जिसपे कॉन्फेंग कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम सब काफी स्किल्ड लोग हो। बिग आइस, पहले मुझे एक्सपीरियंस का बफ दे दो, फिर तुम दोनों गिल्ड में टेलीपोर्ट हो जाओ और वहां इधर उधर घूम के लाइफ स्पैम अर्न करते रहना। फिर कॉन्फेंग इन दोनों को कमांड देता है कि विलियम, तुमने इनसे जो कुछ भी चोरी किया है वो वापस कर दो और इनका पेट्रिफिकेशन भी हटा दो। जिसपे ये दोनों ही अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं ऑल राइट। फिर अगले ही पल विलियम इन सभी लोगों की चीजों का एक बड़ा सा ढेर बना के इन सब के बीच में ही छोड़ देता है। बिग आइस अपनी स्किल से इन सभी के ऊपर से पेट्रिफिकेशन हटा देती है। जैसे ये दोनों जागते हैं ये सब फालतू की तरह चिल्लाने लग जाते हैं। लुजुफंग चिल्लाता है, वो क्या हुआ? पीछे से टकलू चिल्लाता है, वो बड़ी आंखों वाला मोस्टर कहाँ चला गया? क्वांगफेंग इन लोगों की पागलपंती में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, तो आगे बढ़ते हुए बताता है कि मैंने उन सबको पहले ही काबू करके अपनी गिल्ड में टेलीपोर्ट कर दिया है। ये देख के तो यहाँ खड़े सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो टकलू एकदम से चिल्लाता है, क्या वो बिग आइड मॉन्स्टर भी एक एपिक लेवल का मॉन्स्टर था? लुजुफंग चिल्लाता है, एक साथ दो दो एपिक लेवल के एनपीसीज को रिक्रूट कर लेना, ये तो सच में कमाल है। फिर क्वांगफेंग इन लोगों से कहता है कि तुम लोगों के इक्विपमेंट्स वहाँ जमीन पर पड़े हैं, खुद ही ले लो। ये सुनकर टकलू और लुजुफंग सीधा उसी लूट के ऊपर टूट पड़ते हैं। टकलू चिल्लाता है, वाओ थैंक यू सो मच। लुजुफंग चिल्लाता है, ग्रेट, मेरी लिमिटेड एडिशन लुन्स रे। फिर ये लोग अपने सारे कपड़े अपने इक्विपमेंट्स पहन लेते हैं। फिर लुजुफंग अपने हाथ में ही हार्ट ऑफ बेसु लेके सीधा शैडो की तरफ आगे बढ़ता है। सबके सब ऐसे लग रहे हैं मानो इन्होंने आंखों ही आंखों से कोई डिसीजन बना लिया हो। फिर सब मुस्कुराते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के इस हार्ट ऑफ बेसु को शैडो की तरफ ही आगे बढ़ा देते हैं। ये देख के तामसी की बोलती बंद हो जाती है और बिल्कुल घिन की नजर से इसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तभी ये दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं। फिर लुजुफंग कहता है, हे बॉस, मैंने इस टकलू के साथ बात कर ली है और हम सब का यही मानना है कि ये हार्ट ऑफ बेसु आप ही को मिलना चाहिए बॉस। टकलू भी सर हिलाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल सही, बॉस के जैसा पावरफुल इंसान ही इस डिवाइन आर्टिफैक्ट का हकदार है। ये सुन के शैडो का चेहरा और भी ज्यादा डार्क हो जाता है, पर ये लोग कुछ भी नोटिस नहीं करते और सीधा इस हार्ट को एमसी की तरफ बढ़ाते हुए सबके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, प्लीज इस हार्ट ऑफ सिचुआन एंड चोंगपिंग को पहन लीजिए। टकलू कहता है कि सिर्फ आप ही हमारी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। लुजुफंग कहता है, चाहे आप सिचुआन में पैदा नहीं हुए हो फिर भी प्लीज सिचुआन के किंग बन जाएं। पर ये सुनकर तो अब मानो क्वांगफेंग का गुस्सा उसकी पीक तक पहुंच चुका है। वो सीधा बुम करके एक धमाके के साथ फटता है। सब इस धमाके की वजह से दूर जाके फिकाते हैं। क्वांगफेंग की भारी आवाज चारों तरफ गूंज उठती है, दफा हो जाओ यहाँ से। फिर हमें राइटर की आवाज आती है। इस उड़ते हुए हार्ट ऑफ बेसु में राइटर बताता है कि उस दिन के बाद ये हार्ट ऑफ बेसु दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। आज के बाद बेसु में कोई राजा नहीं होगा। आज के बाद बेसु का हर इंसान खुद एक राजा होगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है शंघाई के रुइंस से 200 किलोमीटर से भी ज्यादा साउथ रीजन में गॉड फॉरसेकन गेम की इस बंजर शांत शहर में एक जोरदार धमाके के साथ साउंड बैरियर की स्पीड को भी तोड़ते हुए कोई तो काफी तेज रफ्तार से किसी का पीछा कर रहा है। हमें पता चलता है कि यहाँ कोई अजीब सा ही मॉन्स्टर है जिसके हाथ पे काफी जायंट से साइथ बने हुए हैं। इसी के ऊपर कोई तो अपनी लार्ज शार्प पर सॉफ्ट सी दिखने वाली तलवारों से स्लेसेस मार रहा है। पर ये मॉन्स्टर किसी तरह के डांस जैसी मूवमेंट के साथ इन्हें डॉज करने की कोशिश करता है, पर वो सारे अटैक्स को डॉज नहीं कर पा रहा था। हमें पता चलता है कि इस मॉन्स्टर पे हमला करने वाला कोई और नहीं, एमसी की ही डिसाइपल घोस्ट स्पिरिट है, जो देखने में किसी भी एंगल से अब इंसान तो नहीं लग रही बल्कि किसी राक्षस की जैसी लग रही है। वो अपनी तलवार लेके सीधे इस मॉन्स्टर के पीछे ही आ जाती है। उस मॉन्स्टर ने घोस्ट स्पिरिट को नोटिस तो कर लिया था, पर जिससे पहले कि वो इससे रेसिस्ट कर पाता, घोस्ट स्पिरिट एक जोरदार तलवार का स्लेस इसके सर पे ही दे मारती है। 18,767 का डैमेज पड़ता है। पर ये मॉन्स्टर अचानक से खुद को संभाल लेता है और एक जोरदार स्पिन मारते हुए अपने हाथ से एक बहुत ही जायंटिक स्लेस सीधा घोस्ट स्पिरिट की तरफ शूट कर देता है। देखने से ऐसा लग रहा है कि घोस्ट स्पिरिट भी इसे डॉच नहीं कर पाती, वो स्लेस इसके आर पार निकल जाता है। पर हमें पता चलता है कि ये तो बस एक फेक इमेज थी, एक लेटेंट इमेज जो उसने स्किल से बनाई थी। उस सरकटे मॉन्स्टर की आधे से ज्यादा हेल्थ खत्म हो चुकी है। वो आसपास घोस्ट स्पिरिट को ढूंढने की कोशिश करता है, पर चारों तरफ बस धूल ही धूल फैली हुई थी। उसे घोस्ट स्पिरिट का कोई नामो निशान भी नहीं मिलता। हमें पता चलता है कि घोस्ट स्पिरिट तो ऑलरेडी स्टेल्थ मोड में इसी के पीछे ही घूम रही है। वो इसे देखते हुए मनी मन सोच रही थी कि मैं इससे 20 मिनट से भी ज्यादा देर से फाइट कर रही हूँ। मेरी इतनी कोशिशों के बाद अब इसके पास बस 1/3 हेल्थ ही बची है। वो पूरे फोकस के साथ इसकी तरफ घूरते हुए सोचती है कि बस मैं एक बार इसे मार दूं,
तो फिर मैं भी एक जेड लेवल के बॉस को अकेले के दम पे मार पाऊंगी। भले ही मेरे और मेरे मास्टर के बीच अभी भी काफी बड़ा गैप है, लेकिन कम से कम अब मुझे एक उम्मीद तो नजर आई है। पर तभी हमें इस मॉन्स्टर के बगल वाली एक बिल्डिंग के छत का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोग इन्हीं की तरफ देख रहे हैं और हमें दोबारा से कुछ तो अजीब से ही लोगों को दिखाते हैं जिनकी आंखों में दिल चमक रहे हैं। नीचे की फाइट को देखते हुए सबसे आगे वाला बंदा कहता है कि वो लड़की तो काफी ज्यादा स्किल्ड थी, वो हमेशा ही इस बॉस की अटैक रेंज से थोड़ा बाहर ही रहकर सारे अटैक्स को डॉज कर रही थी और लगातार डैमेज भी देती जा रही थी। लेकिन अब तक की ऑब्जर्वेशन से लगता है कि उसका प्रोफेशन सिर्फ सिंगल एनिमीज से डील करने के लिए ज्यादा सुटेबल है। इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग हिप्नोटाइज हो रखे हैं। सामने वाला बंदा कहता है अगर हम सब साथ मिलकर उसके ऊपर टूट पड़े तो उसके पास हमें रोकने का कोई भी तरीका नहीं होगा। दूसरा कहता है कि अब बॉस की हेल्थ घटते घटते 1/3 हो चुकी है। इसी छत पर इन लोगों से थोड़ा सा पीछे एक लड़की ऐसे ही लोगों से घिरी हुई है। वो एक और हिप्नोटाइज्ड पर्सन के ऊपर ही बैठी हुई है, बिल्कुल किसी महारानी की तरह। सामने से एक बंदा कहता है योर मैजेस्टी, हम कभी भी बॉस को टेक ओवर करने के लिए तैयार हैं, बस आप अपना ऑर्डर दीजिए। फिर ये लड़की सामने की तरफ घूरते हुए एक क्रूल स्मेल देती है और गहरी आवाज में कहती है कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उस लड़की के बाहर आने तक का इंतजार करो। वो सामने का बैटल सीन देखते हुए बताती है कि वो एक टॉप नॉच हंटर है। उसके अटैक्स बिल्कुल क्लीन और स्विफ्ट हैं, बिना किसी हेजिटेशन के। वो हमेशा अपने आसपास की सराउंडिंग्स के लिए अलर्ट रहती है और जरा भी खतरा महसूस होते ही तुरंत वहां से निकल जाती है। उसे पकड़ने का सिर्फ एक ही मौका है। उसने बस इतना बोला ही था, तभी हमें सामने दिखाते हैं वहीं इस मॉन्स्टर के पीछे ही कोई शैडो अपीयर होता है और अगले ही पल ये वुमन अपनी वॉन्ड को जमीन पर पटकती है, जिससे एक जायंट सी फॉर्मेशन खुल जाती है। वो बताती है कि इसे पकड़ने का इकलौती अपॉर्चुनिटी उस पल ही आएगी जब वो अपने शिकार के ऊपर हमला करने के लिए बाहर निकलेगी। फिर इसके फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। सो हमेशा की तरह जाने से पहले लाइक कर देना और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हाइप करते हुए जाना। कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है। मिलते हैं अब किसी नए सीरीज के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।